अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। दुआ है कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और बाखूबी अपनी जिम्मेदारियां भी अपनी ज़िंदगी में निभा रहे होंगे। और किसी भी काम में जिम्मेदारी उस काम की कामयाबी में अहम किरदार भी अदा करती है, क्योंकि जब तक इंसान में जिम्मेदारी का एहसास पैदा नहीं हो जाता ना, तब तक कोई भी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता है। और एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से भी हमें चाहिए कि हम हर काम में लगन, मेहनत और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, ताकि दुनिया में उस काम की बदौलत अपनी नाम बना सके, अपना मकाम बना सके और उसकी पहचान भी बना सके। तो जिम्मेदारी एक बहुत ही या इंतहाई ज़रूरी अमल होता है, क्योंकि ये सिलसिला हमेशा अपने आप से ही हमारा शुरू होता है। हमें खुद आगे बढ़कर ना जिम्मेदारी के साथ कोई भी काम हो वो करना चाहिए, ताकि मुआशरे को मुस्बत परवान चढ़ा सके। और ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मुआशरा चाहते हैं। हम जिस तरह का मुआशरा चाहते हैं उसमें तब्दीलियां चाहते हैं, तो वो तब्दीलियां सबसे पहले हमें अपनी ज़ात से शुरू करनी चाहिए। हम खुद चेंज होंगे, हम खुद को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तभी हम आगे बढ़कर मुआशरे में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो मज़ीद भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने हैं। अब जिक्र कर लेते हैं मौसम का। तो पाकिस्तान में ना 5वें मौसम के हवाले से बात करेंगे, जो कि स्मॉग बनता जा रहा है और बाकायदा उसका आगाज़ भी हो जाता है जब भी अक्टूबर स्टार्ट होता है। तो हस्बे रवायत कभी बागों का शहर कहलवाने वाला लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त आता है। सुबह और शाम के औकात में अच्छी खासी स्मॉग उतरने लगी है और आजकल सुबह जल्दी घर से निकले ना तो हर तरफ आपको धुंध के बादल ही छाए हुए नजर आएंगे। मगर इतनी हैरत की बात है कि उसके बावजूद इतनी सर्दी नहीं लगती है और बहुत से लोग उसे देखकर कहते हैं कि शायद धुंध आ गई है, और लेकिन ये धुंध नहीं है, ये स्मॉग है। और आज भी जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है वो 400 से तजावुज कर चुका है, जबकि शहर के कई इलाके ऐसे हैं वहां पर AQI जो इंडेक्स है वो 550 से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और खदशा जाहिर ये किया जा रहा है कि अनकरीब इसमें इजाफा होने के कभी इम्कानात है, क्योंकि बारिश का जो दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है हमें। और स्मॉग कई खतरनाक बीमारियों की भी वजह बनती है, जिसमें आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन का इन्फेक्शन, इवन के जो सांस की बीमारियां वो तो सरे फहरिस्त आती हैं। तो सबसे आम फैलने वाली जो सांस की बीमारी है उसमें एस्थमा पहले नंबर पर आता है। और स्मॉग की वजह से जो दमे के मरीज हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए, आज हम इसी पे बात करेंगे कि दमे के मरीजों को जो स्मॉग का सीज़न है उसमें किस तरह की अपनी जो लाया अमल है वो अपनाना चाहिए, या किस तरह की जो उनका लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जनाब डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? डॉक्टर, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इरफान, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या स्मॉग के हवाले से जिस तरह मैं बात करी थी, बहुत से लोग इसको फॉग भी समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं चल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो बाहर निकलेंगे, एक धुंधला सा वेदर होता है तो बड़ा अच्छा शायद वेदर है, लेकिन ये स्मॉग है। स्मॉग की वजह से कौन कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो एस्थमेटिक लोगों के लिए, जो उनके लिए बीमारी का बाइस बन सकते हैं या उनको ट्रिगर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा हमारा 5वां मौसम। एग्जैक्टली हाँ। सर्दी, गर्मी, बाहर, खजान, स्मोक ये जो 5वां मौसम है ये हमने खुद दिया, इट्स मैन मेड फिनोमेना। ये अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट नहीं किया, ये हमारी अगली जनरेशन को गिफ्ट है। देखिए स्मोक जो है ना, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ फोग एंड स्मोक, फोग और स्मोक का कॉम्बिनेशन है। और मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे लाहौर वाले शहर में अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की मेन वजह हमारी ट्रैफिक है। अच्छा। नंबर 2 जो फैक्ट्रीज़ हैं, और नंबर 3 जो हमारे सराउंडिंग्स में ये जो फ्यूज़ बर्न किया जाता है, जो फसलें जो हैं क्रॉप बर्न की जाती हैं, ये मेन इसमें है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम आता है जब सर्दी स्टार्ट होती है और ह्यूमिडिटी का लेवल एक लेवल तक आता है, तो ये जो स्मोक है ना ये क्रिएट हो जाती है हमारे पास। हाँ। और ये बैड ओजोन है, ये वो ओजोन है जो हमारी ज़मीन के 15 किलोमीटर से नीचे आ जाती है। वो ओजोन जो 15 से 40 किलोमीटर के दरमियान हो वो एक गुड ओजोन होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट यूवी लाइट से। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम काज करता है उसको कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। अगर आप वेबसाइट भी ओपन करें कोई भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वो उसके नीचे एक बड़ा करके लिखा होता है PM 2.5।
ये जो PM2.5 है, ये वो पार्टिकल है जो आप जब इनहेल करते हैं तो सैंड की तरह ये आपके डीप इनसाइड द लंग चला जाता है। ओके। और ये जहाँ से गुजर रहा है, अगर आप इसको ऊपर से देखें नोज से लेके, तो ये जिस जिस एरिया से गुजर रहा है वहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली डैमेज का बायस बन रहा है। और नीचे जाते हुए जब वो सैक्स, एल्वुलर सैक जो हम सब जानते हैं हमारे लंग्स में मौजूद हैं, उनमें जब जाता है तो उसको डैमेज कर देता है। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अंदर गया, डैमेज हुआ, फिर रिपेयर हुआ, फिर डैमेज हुआ, फिर रिपेयर हुआ, फिर डैमेज हुआ, और टिल द टाइम कम कि जो डैमेजिंग है वो ज़्यादा हो जाती है देन रिपेयर। सो कोई बंदा जिसको एस्थमा नहीं भी है, तो ये भी काफ़ी है उसको ये प्रॉब्लम का अच्छा। के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एस्थमा आप में है तो आप प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, नॉट एट ऑल। अगर आप इसमें भी एक्सपोज करते हैं अपने आप को बार बार, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप में भी एस्थमेटिक फीचर आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कहते हैं ना, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि आपके अंदर हर बीमारी के जर्म्स होते हैं। जी देखिए, आपको पता है एक अंदाजे के मुताबिक 3000 गैलन एयर हम पर डे अंदर लेके जाते हैं। अच्छा। 3000 गैलन। अब ये एयर है वो जो प्योरीफाइड एयर की बात हो रही है, अगर इसको आप रिप्लेस कर दें विद एयर जो कि इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो हम सारा पोल्यूशन जो है वो अंदर इनहेल कर रहे हैं। और उससे हम किसी भी सूरत ये नहीं समझ सकते कि आपके जितने मर्जी अच्छे लंग हेल्दी हैं वो उसको सर्वाइव कर लेंगे। ये देखा जा रहा है कि इन ममालिक में 22,000 जो डेथ है वो प्री मेच्योर बेबी की वजह से होती है। अच्छा। सिग्निफिकेंट। और 1,28,000 लोग इस एम्बियंट एयर पोल्यूशन इसको कहते हैं, इससे इनसे डेथ हो रही है। और आप अगर इसको कोविड से कंपेयर करेंगे, कोविड में एक फियर था, तो उसमें तो डेथ काफ़ी कम थी। Exactly. तो 1,28,000 लोग इससे इनविजिबल किलर, अब तो फिर विजिबल हो जाता है जब ये स्मोक आते हैं। इस इन बिटवीन हम कोई स्मोक फ्री नहीं रहते, ये याद रखें। लाहौर पूरा ईयर जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी भी रीजनेबल नहीं आता, वो 100 के अबव ही रहता है। तो हम इनविजिबल जो है किलर से हम इससे डेथ होती है लोगों की। और इसमें एक और चीज़ याद रखें, अक्सर लोगों का ख्याल है सिर्फ लंग्स को प्रॉब्लम करिए, नॉट एट ऑल। ये हार्ट अटैक का बायस भी बनती है, ये ब्रेन स्ट्रोक का बायस भी बनती है, ये और जिल्द की मुख्तलिफ अमराज का बायस भी बनती है। और ये कहा जाता है कि अगर आप इस एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम पीरियड से ज़्यादा रहें तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 1 साल 3 महीने कम हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक ये ग्लोबल फिनोमेना है। हमारे तो फिर पता नहीं कितनी कम होगी। हाँ जी, हम कितने सालों से हम इसके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक है। लेकिन अगर हमने अब इसी के साथ जीना है, मतलब बहुत से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, लेकिन फिर भी उस हद तक नहीं लिए जा रहे, तो इस माहौल में रहकर भी खुद को किस तरह बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब ऐसी कोई डिजीज, ऐसी कोई हमारे पास ट्रिगर आए जो हमारे जनरलाइज हमें कवर कर रहा, तो हमें ऐसे ग्रुप को पहले हिट करना होता है जो कि हाई रिस्क ग्रुप होता है, जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हो जाते हैं, बिलो 10 अबव 60। वो लोग जो कि किसी भी डिजीज़ के, स्पेशली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, लाइक COPD, लाइक एस्थमा का शिकार हैं, वो लोग जो कार्डिक डिसऑर्डर का शिकार हैं, वो लोग जो किसी ब्रेन का प्रॉब्लम का शिकार हैं, प्रेग्नेंट फीमेल, ये वो हैं जो हाई रिस्क ग्रुप हैं। इन लोगों को अपने आप को अवॉइड करना है इसमें एक्सपोज होने से। अच्छा। सबसे पहली बात तो आपका एक्सपोजर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। इस पूरे दौरान आप लोगों को फिजिकल एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देना चाहिए, एटलीस्ट बाहर नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो सांस की रफ्तार है वो बढ़ जाती है, और जो 3000 गैलन हम हवा अंदर लेके जाते हैं उसकी बजाय उससे 10 गुना ज़्यादा हमें हवा अंदर लेके जाना पड़ती है। तो जो अब हम ज़्यादा वॉक करेंगे तो हम ज़्यादा एयर पोल्यूशन को एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, अपना ट्रैवल कोशिश करें कि आप बाय जो लोकल ट्रांसपोर्ट है या बाय कार आप लोग सफ़र करें, कोशिश करें आप डायरेक्ट एक्सपोजर इसका ना लें। मास्क पहन के बाहर जाएं, आइज़ को कवर रखें, वापस आएँ तो अपनी आंखों को ज़रूर साफ़ करें। और कोशिश ये करें कि जब आपने घर की भी झाड़ पूंछ करनी है तो वो वेट कपड़े से करें, रदर दैन कि आप उसको मट्टी को उड़ाएं। और इस तरह बाहर की भी जो मट्टी है उसको भी बैठाने के लिए उस पर भी जो पानी शानी का करते हैं। तो ये वो एहतियाती चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। फिर यही हाई रिस्क ग्रुप है, इसमें प्रिवेंटिव मेजर अक्सर मैं बात कर रहा होता हूँ कि आपको प्रिवेंटिव मेजर में वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है, जिसमें कोविड की भी होगी, फ्लू शॉट्स इज मस्ट फॉर दिस सच ग्रुप। तीसरी बात यह है कि जो भी डिजीज़ है उसकी एमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होती है। लाइक किसी को हार्ट का इशू है तो उसको याद, आप अक्सर देखते होते हैं टीवी में भी, ड्रामों में दिखाते हैं, दवाई लेता है वो जुबान के नीचे रखने की, उसको पता होना चाहिए कि ये दवाई इस प्रॉब्लम के लिए। इसी तरह अगर किसी को एस्थमा है तो उसका रेस्क्यू इनहेलर भी है, वो उसके पास होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता मेरे पास एस्थमा ट्रिगर होता है तो ये इनहेलर मैं उस टाइम पे शुरू कर दूं, बजाय ये कि मैं वेट करूं उस टाइम का कि इतना प्रॉब्लम हो जाए कि मुझे हॉस्पिटल में भी इससे रिकवर ना हो सके। और इसी तरह अगर कोई और भी डिसऑर्डर है तो उसकी जो रेस्क्यू मेडिसिन है वो उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, ये जो एस्थमा है, ये बहुत से लोग, जैसे आपने भी कहा, एक तो
हमारे अंदर ही होता है, हम लोग पैदा ही एस्थमेटिक होते हैं, बहुत से लोग बाद में आके उसकी वजूहात बन सकती हैं। अच्छा, ये जीन्स में भी आ सकता है हमारे? 80% ये जीन्स का ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं ना। अच्छा। 80% तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके ऊपर 20% जो फैक्टर है वो एनवायरमेंटल है। ठीक है, अगर हम इस एटमॉस्फेयर में, आप देखिए तकरीबन हर घर में आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का पेशेंट मिल जाता है। उसकी फैमिली को आप ट्रिगर करें, वो नहीं जी कोई फैमिली एक्सपोजर नहीं है, और वो क्या है, वो पिछले 5 या 10 साल पहले लाहौर शिफ्ट हुए हैं, तो उनमें ये डिसऑर्डर होना शुरू हो गया। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा फैक्टर है एस्थमेटिक होने में हमारे लिए। अच्छा, मुझे भी ये फिर बताइए कि बहुत से लोग हैं इनहेलर, जैसे आपने भी बात की कि इनहेलर यूज करते हैं, तो वो स्टार्टिंग में यूज कर लेना चाहिए या कोई एक स्टेज आती है जहाँ पे यूज कर लेना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हम किसी अस्थमा वाले पेशेंट को पहले जब अस्थमा की बात बताते हैं ना, तो उसके पाँव के नीचे जमीन निकल जाती है। डॉक्टर साहब, नहीं दमा नहीं है, ये तो एलर्जी है। हाँ, एग्जैक्टली। दे एक्सेप्ट कि एलर्जी इज़ अ बेटर थिंग, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ डॉक्टर्स हज़रात भी इस बहस से बचाने के लिए इसको एलर्जी का नाम देते हैं। हालांकि एलर्जी एंड अस्थमा एक ही चीज़ के तकरीबन दो नाम। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएं, अक्सर मैं मरीज से सवाल पूछता हूँ, अगर आपके कान में मसला हो तो दवाई कहाँ डालेंगे? ऑब्वियसली कान में डालेंगे। अगर आंख में मसला तो आंख में डालें। अगर आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो फिर आप गोली क्यों खाना चाहते हैं? गोली अगर खाएंगे वो डाइजेस्ट होने के बाद, इंटेस्टाइन में जाने के बाद, लिवर में जाने के बाद टारगेट ऑर्गन में जाएगी। अच्छा। अगर हम 1 mg की डोज देंगे तो उसका बहुत कम हिस्सा टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। ओके। अगर हम इनहेलर देंगे वो तो डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है। और बजाय ये कि हम इतनी हैवी डोज दें, हमें बड़ी स्मॉल डोज पे हम मरीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि इनहेलर ही पहला और आखिरी इलाज है। ये नहीं है कि अगर इनहेलर लग गया तो बस आखिरी इलाज है और अब हम जो है वो खत्म होने वाले हैं। ये बात आप ज़हन से निकाल दें। अच्छा। ये बड़ी पुरानी बात है, इससे कोई ताल्लुक नहीं कि इनहेलर अगर शुरू करा दिया तो आपकी एंडिंग होने वाली, नॉट एट ऑल। इनहेलर इज द ओनली चॉइस फॉर एस्थमेटिक पेशेंट। लोग ये भी कहते हैं कि ना, मतलब अगर हम इनहेलर लगा लेंगे तो अच्छा लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा हम ये इस बीमारी का शिकार है। ये अक्सर कौन सी बातें, ये बेचारी यंग फीमेल के लिए इशू है, ये मेल्स के लिए नहीं। यंग फीमेल्स को इनहेलर देना, अच्छा उसके वैसे बड़े हमारे पास तरीके वारदात डिफरेंट हमारा आ गया। हमारे कुछ ऐसे इनहेलर भी आ गए हैं जो कि कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। अच्छा। आप उसमें डिवाइस में कैप्सूल डालें और उसको आप सक कर लें तो वो दे आर मोर कंफर्टेबल विद दिस के जी ये तो मेडिसिन ही है। अच्छा। तो हमारे पास अब डिफरेंट वेज आ गए। पहले एक ही इनहेलर था जो हम देते थे, अब डिफरेंट आ गए। तो मोस्टली अब लोगों का ये फेयर है जो कम हो चुका। तो डॉक्टर इरफान के ये सारी जिंदगी फिर दमा साथ हमारे चलता है? बिल्कुल वही सवाल पूछ रहे हैं जो पेशेंट हमसे पूछते हैं। जी देखिए, दमा दम से है, इसको दमा बड़ा सियानों ने अच्छा नाम रखा है। वैसे दम से ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अच्छा। अब आप इसके फैक्टर को नोट करें, जैसे मल्टी फैक्टोरियल। हाँ। आप खुशकिस्मत है कि आपको ऐसा दमा हो गया जो इस चीज के खाने से है तो ठीक है, आप उसको अवॉइड कर लें। ओके। या इस चीज के एक्सपोजर से आप उसको अवॉइड कर लें। ऐसा नहीं होता। आप लाहौर में रहते हैं, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम इस पोल्यूशन को एक अंदाज से देखते हैं, ये केमिकल भी है इसमें अंदर, तो ये केमिकल एलर्जन जो है ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छा, फिर आप दूसरा फैक्टर अगर देखना चाहिए, जेनेटिक डिसऑर्डर है तो बाय डिफॉल्ट हम ये कहते हैं कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बट इसकी मैनेजमेंट एक स्टेप लैडर है, जैसे सीढ़ियां आप चढ़ते हैं। तो अगर इसकी 5 स्टेज की सीढ़ियां हैं, हमने चौथी या तीसरी पे रखा है, तो रेगुलर फॉलोअप के बाद हम उसको 5वीं से पहली सीढ़ी पे ला सकते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी है उसकी, अगर जीन में ये डिफाइन है कि वो ठीक हो जाएगा फॉर सम वीक्स। अच्छा। या कुछ दहाई के लिए। लेकिन ये बताना डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। यस, अगर वो हमारे पास रेगुलर फॉलोअप में रहे 3 मंथ्स मिनिमम, तो फिर हमें पता लग जाता है कि ये वेल कंट्रोल्ड अस्थमा, ऐसा अस्थमा जो बिल्कुल कंट्रोल रहता है, फिर हम उसके इनहेलर को मिनिमाइज कर देते हैं। होता ये है कि जो ही पेशेंट एस्थमेटिक जब इनहेलर शुरू करता है वो विद इन 2 और 3 डेज परफेक्टली फाइन हो जाता है। बट पेशेंट वो अपने इनहेलर को बंद कर देता है। और ये शुरू में तो क्योंकि यंग होता है वो ये टॉलरेट कर सकता है टिल अ टाइम कम कि उसको इनहेलर इफेक्ट नहीं करते, फिर वो लंबा चलाना पड़ता है। तो जब भी आपको अस्थमा डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है, हाँ। तो डॉक्टर से रेगुलर 4 to 6 वीक के बाद रजू करें। वही आपको स्टेप डाउन या स्टेप अप करेगा और वही आपको बताएगा कि इस वक्त यही ट्रीटमेंट आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, सो ये सवाल जो है ये आपको बाद में पूछना चाहिए जब आपका इलाज हो जाए। लेकिन ये इनहेलर के साथ साथ मेडिसिन भी खानी पड़ती हैं? देखिए, इनहेलर इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, मेडिसिन इज एड ऑन। ओके। ठीक है, वो आप उसमें अगर नहीं कंट्रोल हो रहा आप मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेलर यूजुअली ऐड किए जाते हैं। लेकिन मैंने बहुत से, मतलब मेरे अपने घर में एक कह लें कि एलर्जिक पर्सन है, मतलब उनको, हमारे घर में बिल्लियां हैं तो उनसे भी एलर्जी है, थोड़ी सी डस्ट उड़ती है तो वो उसको छींके और फ्लू होना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक उसकी टाइप हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए इंडोर एलर्जन भी होते हैं ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलर्जन जो हमारे घर में फिर आता है वो कॉकरोच होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलर्जन। अच्छा। फिर डस्ट माइट होते हैं, इसके बाद परफ्यूम होते हैं, सोप होते हैं, कॉस्मेटिक चीजें होती हैं, कैट्स, लव बर्ड, पैरट एंड पिजन, ये जो चीजें हैं ये डायरेक्ट एक्सपोज हैं आप पे, जो
एस्थमा को ट्रिगर करते हैं, तो इसको तो अवॉइड करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो ये आपने नहीं, प्लस कारपेट आपके घर में नहीं होना चाहिए, आप कर्टन लगाएं तो उसको प्रॉपर वॉश होना चाहिए, वो ये नहीं कि लगे हुए तो साल बाद आप उसको धो रहे हैं। मतलब अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए एस्थमा के सिम्टम 4 ही हैं और बड़ी क्लासिकल होती हैं, सांस खांसी, सांस में सीटों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी। इस 4 में से कोई एक भी सिम्टम हो और कभी बिल्कुल ठीक हो जाए, अच्छा, दिस व्हाट एस्थमा इज। आपको खांसी है, रात को ज्यादा होती है, सुबह नहीं होती, इस मौसम में होती है, गर्मियों में नहीं होती, दिस व्हाट एस्थमा इज। सांस में सीटियों की आवाज़ आ रही है, रात को ज़्यादा है, दिन में नहीं होती, सर्दियों में होती है, गर्मियों में नहीं होती, इसी एस्थमा कहते हैं। तो ये 80 या 90% जो हम एस्थमा या दमा है वो क्लिनिकल हिस्ट्री पे डायग्नोस करते हैं। बहुत ही किसी को शौक है ना टेस्ट कराने का तो फिर हम उसको टेस्ट एडवाइस करते हैं, वरना क्लिनिकली वो डायग्नोस। लेकिन क्या एक सेहतमंद आदमी को भी जाके टेस्ट करा लेने चाहिए? देखिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। या साइंस एंड सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है तो तब आपको देखिए साइन सिम्टम प्लस फैमिली हिस्ट्री दोनों आपको कंबाइन करके बता देती है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। तो बहुत रेयरली हमें ऐसा मिलता है कि पेशेंट जो है वो हमें उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, और अवेलेबल है इन्वेस्टिगेशन। स्पायरोमेट्री इज द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन, हर गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल है, वो करवाई जा सकती है। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे अंजाइना है, अगर हार्ट अटैक है तो आपको नजर आएगा, अगर अस्थमा का अटैक है तो उसमें आएगा, अगर नहीं है तो वो अस्थमा पिक करना उसके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, लेकिन इसमें ज्यादातर कौन सी जो एज लिमिट के लोग इन्वॉल्व होते हैं? देखिए एज वेरिएबल होते हैं, चाइल्डहुड अस्थमा भी है, अडल्टहुड अस्थमा भी, दोनों ही है। और अब तो देखें जब हम पढ़ा करते थे एक ज़माने में तो 5 साल से ऊपर बच्चों का अस्थमा डिक्लेयर करते थे, अब 2 साल से ऊपर भी अस्थमा डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, चाइल्डहुड अस्थमा भी है, अडल्टहुड अस्थमा भी है। तो उनको भी फिर इनहेलर लगाया जाता है? ये बच्चों को भी इनहेलर लगाया जाता है, और उसकी ट्रीटमेंट जो इनहेलर है वो स्पेसर के साथ दिया जाता है, स्पेसर के साथ मास्क होते हैं, प्रॉपर टेक्निक होती है, ठीक है। सो अक्सर बच्चे जो हैं उनको लोग नेबुलाइजर पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारा कहना ये है कि इफ़ यू नीड अ नेबुलाइजर यू नीड अ डॉक्टर। नेबुलाइजर जो है वो टाइम पास है, वो इमरजेंसी आपका टाइम गुजार देता है, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका नहीं है। इनहेलर जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, आपको उसको इनहेलर पे शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, अगर एडल्टहुड में चले जाएं डॉक्टर इरफान, तो मर्दों की ज्यादा रेशियो इसमें पाई जाती है और औरतों की? मर्दों की फीमेल्स हैं वो चाइल्डहुड में ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा, और फीमेल में यूजुअली 50% रिकवरी है, यानी जब वो चाइल्डहुड से अडल्ट में आते हैं तो 50% यूजुअली दे गेट रिड ऑफ एस्थमा, लेकिन मेल्स में कम होती है रिकवरी। अच्छा, इसकी क्या वजूहात है कि वो हार्मोनल भी है इसमें फैक्टर? अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। जो फीमेल हार्मोन है वो ओवरऑल प्रोटेक्टिव है। ओके, ये हर लिहाज से कार्डिक प्रोटेक्टिव भी हैं और चीज़ों का प्रोटेक्टिव है। तभी जब वो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं, आप किसी भी डिजीज़ को उठा के देख लें, वो मेल्स में कॉमन होती है। जब उनकी रिप्रोडक्शन फीमेल्स की ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो फीमेल और मेल की मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो है वो प्रेवलेंस सेम हो जाती है। अच्छा, जैसे प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से हमने बात की डॉक्टर इरफान, कैसा हो सकता है कि पहले उन्हें पता ना हो कि वो अस्थमाटिक है और जब वो प्रेग्नेंट हो तब वो उनकी ट्रिगर होना शुरू हो जाए और फिर वो बेबी के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है? बहुत नहीं, इस तरह ट्रांसफर नहीं होगी, ब्लड बॉन्ड ट्रांसफर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एस्थमा की कुछ टाइप्स हैं जो स्पेसिफिक टाइम पे होती है। एक होता है एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा, ऐसा पेशेंट है जो जब एक्सरसाइज करता है तब एस्थमा होता है। ये एक डिफरेंट एंटिटी है, इसकी डिफरेंट मैनेजमेंट है। आपको उस एक्सरसाइज या उस फिजिकल एक्टिविटी से कुछ देर पहले आप उसको इनहेलर एडवाइस करते हैं। एक एस्थमा प्रेगनेंसी इंड्यूस भी होता है, जिस तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो जाती है, इस तरह प्रेगनेंसी इंड्यूस एस्थमा भी होता है, ठीक है। और वो सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है, एट दैट टाइम आपने उस एस्थमा को टैकल करना होता है। और यूजुअली वो उसके बाद कभी नहीं होता, ठीक है। ये भी एस्थमा की टाइप एग्जिस्ट करती है। ये मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं इस चीज के, डिफरेंट फिनोटाइप्स ऑफ एस्थमा के। वो कभी भी आपको एक एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा भी होता है, जो लोग एस्पिरिन लेते हैं उनमें भी सिर्फ एस्थमा हो सकता है, ये भी इसकी एक टाइप है डिफरेंट। अच्छा, मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं और वो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किस चीज से एलर्जी है। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक पर्मोनोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट पर्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, एस्थमा के हवाले से हम बात कर रहे थे क्योंकि स्मॉग का सीजन आ चुका है, बल्कि कब का शुरू हो चुका है, अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाता है और इसमें मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। तो इस स्मॉग के सीजन में ज़्यादातर जो लोग मुतासर होते हैं वो अस्थमैटिक होते हैं, तो वो किस तरह प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, खुद को किस तरह ठीक रख सकते हैं, उस हवाले से हमने बात की। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ दिन पहले मैंने ना हज़रत वासिफ अली वासिफ का एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉल पढ़ा, तो सोचा आपके साथ भी उसको ज़रूर शेयर करूंगी। हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि इंसान की कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक उसके ख्यालात से होता है, और अगर आप फोकस्ड होते हैं, आपके ख्यालात तरतीब में होते हैं, तो आपकी कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप मुंतशिर ख्याली का शिकार होते हैं तो ये इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे ख्यालात हमारे एहसाब की मजबूती के साथ उसका गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि इंसान जितने मजबूत एहसाब का मालिक होगा ना, परेशानियों और मुश्किलात से लड़ना उतना ही उसके लिए आसान हो जाता है। और अपने आसाब पर काबू रखने वाला शख्स सही वक्त का इंतजार करता है और बेहतर अंदाज में फैसला करता है। और उसके बरअक्स हम देखते हैं कि जल्दी काबू खो देने वाला जो शख्स होता है वो अक्सर नाकामी का उसे सामना करना पड़ता है। और आजकल हम में से बेशतर अफराद इस मसले से दो चार हैं कि अपने ख्यालात और अपने असाब पर काबू कैसे पाया जाए। और एक्सपर्ट्स इस हवाले से मुख्तलिफ इकसाम की जो थेरेपीज़ हैं वो रिकमेंड करते हैं, जिनमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या फिर जिसको NLP कहा जाता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए ना सिर्फ दूसरे शख्स को समझा जा सकता है बल्कि उसके दिमाग को कंट्रोल भी किया जा सकता है। और NLP दर हकीकत है क्या, इसकी मदद से हम अपने एहसाब और ख्यालात को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या वाकई इसकी मदद से दूसरों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। जनाब, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हैं, NLP एक्सपर्ट हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात करते हैं और NLP के बारे में जानते हैं, और मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगी उनसे। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है क्या? कुछ चीजें मैंने बताई हैं, बाकी सारी अंदर की चीजें आप बता दें हमें। अच्छा, इसके नाम में ही है न्यूरो, हाँ, लिंग्विस्टिक आपकी जुबान, ठीक है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, ओके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हाउ लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम ह्यूमन ब्रेन ओके, फॉर सक्सेस एंड फॉर फेलियर, फॉर लव, फॉर हेट, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर डिग्रेडेशन। हर चीज में आपकी लिंग्विस्टिक मेजर रोल प्ले करती है। NLP इस चीज के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, आपने तारुफ में एक बात कही कि अगर आपके आसाब मजबूत होंगे तो ख्यालात बेहतर होंगे, इसे वाइस वर्सा कर लें। अच्छा, अगर आपके ख्यालात मजबूत होंगे तो आसाब मजबूत होंगे, क्या बात है। क्योंकि आपका ख्याल जो है वो बीज है, आप उसकी फसल काटते हैं। आपके ख्यालात, आपकी सोचें जो हैं, ये आपके माइंड को, आपके ब्रेन को कमांड देती हैं, वो आपकी बॉडी को कमांड देता है, फिर आप वो अमाल करते हैं। तो जैसे ख्यालात वैसी जिंदगी, अच्छे ख्यालात अच्छी जिंदगी, बुरे ख्यालात बुरी जिंदगी। हाँ, तो ख्यालात जो हैं, आपने कहा जी मुंतशिर ख्यालात और फोकस ख्यालात की आपने बात की। आपने लेजर बीम देखी होगी, हाँ जी, या चल इससे भी छोड़ें, आम बिल्कुल लेवल पे, छोटे लेवल पर बात करते हैं। मैग्नीफायर ग्लास आपने देखा होगा, हम स्कूल में थे ना, हाँ जी, वो मैग्नीफायर ग्लास को मुहद्दब अदसा बोलते हैं उर्दू में। उसे सूरज के सामने रखते थे, उसमें से लाइट निकलती है, उसके बाद में उस मुहद्दब अदसे के सामने कपड़ा, लकड़ी, कागज रखें, उसे आग लग हाँ जाती जी, थी। एग्जैक्टली, अच्छा, सूरज की शुआएं वैसे भी उस कागज पे लकड़ी पर आ रही थी, हाँ, आग तो नहीं लगाई, बिल्कुल, लेकिन जब उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने, मुहद्दब अदसे के सामने रखा, तो सूरज की शुआएं वहां से मुर्तकिज हुई और एक नुक्ते की शक्ल में आगे गई। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर खाकस्तर कर डाला। बिल्कुल यही मामला ख्यालात का है। अगर आपके ख्यालात मुंतशिर हों तो सूरज की मुंतशिर रोशनी की तरह होते हैं। ठीक है, अगर आप उन्हें मुर्तकिज कर लेते हैं, उन्हें फोकस्ड कर लेते हैं, तो फिर रास्ते में आने वाली हर रुकावट जलकर खाक हो जाती है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो किस तरह NLP के थ्रू किस तरह हम अपने ख्यालात को, या उसके बाद जब हमारे एहसाब आ जाते हैं उनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, हमने दो चीजें मिक्स कर दी। हमने ख्यालात को और NLP मिलती जुलती हैं, पर मुकम्मल एक नहीं है। हम इन्हें एक करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। हाँ, NLP बेसिकली ह्यूमन ब्रेन का मैनुअल है। जब आप मोबाइल लेती हैं, फ्रिज लेती हैं, टीवी लेती हैं, साथ एक हैंडबुक आती है मैनुअल, उसमें लिखा होता है हाउ टू यूज इट, इसका कौन सा बटन किस काम के लिए है, कौन सा बटन किस काम के लिए है। अगर आपको मैनुअल ना मिले तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आती है और कई फंक्शंस आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, हाँ जी। जब मैं और आप पैदा हुए तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लाइफ जो है वो तो मिल गया, ज़ाब्ता हयात कुरान मजीद की शक्ल में, कि ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारें। मगर हाउ टू यूज़ योर ब्रेन, अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका कोई मैनुअल, ये हैंडबुक नहीं मिली। और सबसे बड़ा टूल ये है, ये एग्जैक्टली, हाँ। अल्लाह ताला सूरह 3 में 4 कसमें खाता है, 3 की, जैतून की, मुकद्दस पहाड़ की, मुकद्दस शहर की, और फिर मेरे और आपके बारे में कहता है लक़द खलक़नाल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया। मेरे और आपके बारे में कहता है बस्सख़रा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़,
ज़मीन और आसमान की कुव्वतों को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया गया। अब वो मुसख्खर करने की ताकत कहाँ रखी? पेट में रखी, घुटनों में रखी, गर्दन में रखी, या यहाँ रखी? यहाँ रखी। तो इसे इस्तेमाल करेंगे तो कायनात की कुव्वतों को तस्खीर कर सकेंगे, और कायनात को तस्खीर करने से पहले खुद को तस्खीर करना जरूरी है। जब आपको यही नहीं इल्म के मैंने अपनी सोचों को कैसे कंट्रोल करना है, अपने रिश्तों को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी बॉडी से मैक्सिमम काम कैसे लेना है, अपने जहन से मैक्सिमम काम कैसे लेना है, आप आगे कैसे जाएंगे? तो यही तो डॉक्टर साहब मसला है कि आजकल हम इतने मसरूफ हो चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं, अपनी हम सोचों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे होते हैं, कोई सोच ये जा रही होती है, कुछ दूसरी तरफ जा रही होती है, तो वो अलाइन नहीं हो पा रहे होते हैं। जी, उसकी वजह यह है कि हमने सोचा ही नहीं कि अलाइनमेंट से, फोकस से फायदा क्या होगा। हमें कंप्यूटर की तरह, रोबोट की तरह कहा गया कि मल्टीटास्किंग जो है ना, ये बड़ी अच्छी है। अब मल्टीटास्किंग एक डिफरेंट चीज है, वो मशीन के लिए तो अच्छी है, मगर जब तक आप फोकस्ड नहीं होंगे, आपके अंदर लेजर बीम वाली क्वालिटी नहीं आएगी, आप रास्ते की मुश्किलात को खाकस्तर नहीं कर सकेंगे। एनएलपी या हिप्नोसिस, अच्छा एनएलपी बेसिकली इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है। हिप्नोटिज्म के बारे में आपने सुना होगा। अच्छा, हिप्नोसिस में मोस्टली आपको क्लाइंट का कोऑपरेशन चाहिए होता है। सही। बहुत एक्सपर्ट है, उसके बगैर भी काम कर लेता है, मगर मोस्टली मैं कहता हूँ आंखें बंद करें, आप कहती मैं नहीं करता। जबकि एनएलपी जो है ये इनडायरेक्ट हिप्नोसिस है। अच्छा। इसमें आप लोगों को हिप्नोटाइज ही करते हैं, अपने आप को भी और दूसरों को भी, मगर उन्हें बताए बगैर। उन्हें अंदाजा भी नहीं हो रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। असल में आपका दिमाग जो है, इसके अंदर मुख्तलिफ लॉक्स लगे हुए हैं। आपके मोबाइल पे भी लॉक लगा हुआ है। जब तक उस लॉक को खास सीक्वेंस में हम प्रेस नहीं करेंगे, मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। इसी तरह आपके दिमाग को लॉक लगा हुआ है, और आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, लव का बटन है, हेट का बटन है, बाइंग का बटन है, सेलिंग का बटन है, मोटिवेशन का बटन है, डीमोटिवेशन का बटन है, खौफ का बटन है, उम्मीद का बटन है। बटन है आपके सामने, हत्ता कि मेमोरी को स्टोर करने का बटन है और उसे डिलीट करने का बटन भी है। हमें ये पता नहीं कि कौन सा बटन कहाँ पर है। अब हम दूसरे से बात कर रहे होते हैं, अपनी बात मनवाना भी चाहते हैं, मगर पहली बात तो ये कि हमें उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं पता। हमें ये नहीं पता यस का बटन कहाँ पे है। हम सारी बात करने के बाद नो का बटन दबा देते हैं। आपने कई बच्चों को देखा होगा, कहते हैं याद नहीं होता। भाई याद करके मेमोरी को सेव करने का एक बटन है दिमाग में। अब याद कर रहे हैं, आखिर बटन दबाते हैं डिलीट। इम्तिहान में बैठे हुए हैं, आपको रिकॉल का बटन नहीं मिल रहा। अब आप सोच रहे हैं वो कहाँ से शुरू होता था सवाल। अब साथ वाले से पूछते हैं पहला लफ्ज क्या था। अच्छा, बस पहला लफ्ज बता दो, बाकी आ जाएगा। असल में आपको रिकॉल का बटन नहीं पता कि कौन सा बटन कहाँ पे मैं कॉल करूंगा तो क्या होगा। ये आपका रूम है, इसमें काफी सारी कैबिनेट्स हैं। हाँ जी। ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, इस काम के लिए। आपके माइंड में भी बेशुमार कैबिनेट्स हैं। खौफ की फीलिंग्स आपने यहाँ रखनी है, मोहब्बत की यहाँ रखनी है, बाइंग की यहाँ रखनी है, सेलिंग की यहाँ रखनी है। अगर आपको ये पता लग जाए कि ये फाइलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो आप जज्बात को कैसे चेंज कर सकते हैं। जिस आदमी के लिए अच्छे जज्बात रखने हैं, उसकी फाइल उठाएं और वहां रख दें। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे आप ना चाहती है कि जान छूट जाए, मगर जान नहीं छूट रही, वो बार बार उसकी यादें तंग कर रही हैं, तो क्या करें, उसकी फाइल उठाएं दिमाग से, उसका खाना चेंज कर दें, वहां पे रख दें। अच्छा। तो एनएलपी आपको इस तरह की बेशुमार चीजें सिखाती है, जिससे आप फियर्स को, फोबियाज को, अनवांटेड फीलिंग्स को, उन्हें खत्म कर सकते हैं, उन्हें डाइवर्ट कर सकते हैं, जहन को नया रुख, जो ख्यालात की बात कर रही है, ख्यालात को बिल्कुल बदल सकते हैं। एक चीज के बारे में आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें चेंज करना चाहती हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये मुझे अच्छा ना लगे, वो बिल्कुल यूँ होगा। आपको खाने की चीजें बहुत पसंद है, मगर वो आपका वेट बढ़ाती है, उसे देख कर रेजिस्ट नहीं कर पाती। आप कहती हैं कि आज के बाद जब मैं इसे देखूं, मेरे अंदर से वो एपिटाइट जो है ना, वो पैदा ना हो। अच्छा। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम उसकी एसोसिएशन अनवांटेड थिंग्स के साथ कर देंगे। तो एनएलपी इज साइंस ऑफ पीक परफॉर्मेंस, इज मैनुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो जब आप एनएलपी समझ लेते हैं, तो आपको ना सिर्फ ये कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करना आ जाता है, आपको दूसरों के दिमाग को भी इस्तेमाल करना आ जाता है। अगर जब आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब, तो किस तरह, मतलब आप उनको किस तरह इस एनएलपी के थ्रू उनको बताते हैं कि अच्छा ये चीजें, ये जो थेरेपीज की बात की जाती है उसके थ्रू करते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसीजर होता है? अच्छा, एनएलपी में एक इंतहाई खूबसूरती आम कन्वेंशनल साइकोलॉजी से जो ज्यादा बेहतर है। कन्वेंशनल साइकोलॉजी में आप उसे टटोलते हैं आदमी को, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कौन साथ था, बेशुमार चीजें पूछते हैं ताकि हर तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए। उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। अच्छा। फिर 10 सेशन लगे, 12 सेशन लगे, वो अलग बात है। एनएलपी में हम ये पूछते ही नहीं कि क्या हुआ था। मतलब बेशुमार टेक्निक्स हैं जो मेरी फेवरेट टेक्निक्स हैं। मैं पूछता ही नहीं कि मसला क्या है, मैं पूछता हूँ आपको क्या मसला है। आप कहती है मुझे कब से डर लगता है, बस इतनी से बताया। फिर मैं, आप क्या चाहती है, डर ना लगे, ना लगे, मैं आपके दिमाग में जाता हूँ, उसका खाना चेंज कर देता हूँ। ये कप आपने वो डर वाले खाने में रखा हुआ था, अच्छा, मैं इसकी प्लेस चेंज कर देता हूँ।
सही। जब उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी तो वो खास फीलिंग्स जनरेट करने के लिए आपको उस खाने में जाना पड़ेगा। उस खाने में कब पड़ा ही नहीं हुआ। समझ रही है ना मेरी बात आप? तो दिमाग के अंदर दिमाग के जो फंक्शंस हैं उसे समझना, फिर उसे ऑपरेट करना, ये एनएलपी का जो खास एसेंस है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम समझते हैं दिमाग बहुत काम का है। सच मुझ बताऊं, आपके दिमाग को कुछ भी नहीं पता। अच्छा। और ये आपके नहीं हम सभी के, हम सबके, हाँ। आपके दिमाग को सच और झूठ की तमीज नहीं है, सही और गलत की भी तमीज नहीं है, मुमकिन और नामुमकिन की भी तमीज नहीं है। अच्छा। हम समझते हैं कि फलाने का दिमाग बहुत तेज है, हम समझते हैं फलाने का दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। आपका दिमाग आपका स्लेव है, इसने आपके ऑर्डर्स पे काम करना है। आप मेरे साथ एक एक्सरसाइज करें और हमारे व्यूअर्स भी मेरे साथ एक एक्सरसाइज जरूर करें। जरूर जरूर। 1 मिनट की एक्सरसाइज है। आप सब समझदार, आप तो खैर हैं ही हैं। आप व्यूअर्स मेरे आपसे भी ज्यादा समझदार हैं, मेरे से भी ज्यादा समझदार हैं वो तो आप सब मुझे फॉलो करें। आंखें बंद कीजिए, एक हाथ गहरा सांस लीजिए, जस्ट तसव्वुर करें, बोलना नहीं है, तसव्वुर करें आप खाने की टेबल पर हैं, आपके सामने एक प्लेट है, प्लेट का कलर क्या है, इसका वजन उठा के चेक करें, इसके पास एक फ्रूट बास्केट है, वहाँ एक लेमन है, उस लेमन को निकालें, लेमन का कलर देखें, इसकी खुशबू सूंघें, वाह। इसे वापस प्लेट में रखें सामने, पास एक छुरी है, इस लेमन के 2 पीस करें, एक पीस को उठाएं, इसमें से बीज बाहर निकालें, इसके जूसी फाइबर नजर आ रहे हैं आपको, अब सूंघें, रिफ्रेशिंग स्मेल, एक कतरा अपने मुंह में टपका लें। थैंक यू वेरी मच। मुंह में पानी क्यों आ गया? क्या हुआ? आप इंतहाई समझदार हैं, आपको पता है कि देयर इज नो लेमन। लेमन नहीं था ना? exactly. लेकिन जैसे ही आपने जो कमांड दी कि मैं लेमन का ड्रॉप मुंह में डालने लगी हूँ, आपकी बॉडी ने वो सलीवा प्रोड्यूस किया जो उसे डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी था। अगर आपका दिमाग समझदार होता तो वो कहता है ये क्या बकवास है। ठीक है ना? अब जो मैं कह रहा था ना कि ख्यालात आसाब को बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अब आप देखें ख्यालात को अल्फाज की शक्ल मैंने दी, मैंने आपको अपने अल्फाज से ख्यालात पैदा किए लेमन के, वो स्टेट एलिसिट की और आपके मुंह में बाकायदा वो सलीवा आ गया। अब आप इसी चीज को देखने का ख्यालात कंट्रोल करते हैं तो आप किसी भी काम के बारे में कहते हैं इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, वो आपका गुलाम है, वो आगे से क्या कहेगा? यस सर। यस सर नहीं हो सकता। आप कहेंगे लोग अच्छे नहीं मिलते, वो कहेगा यस सर, फिर आपको अच्छे लोग मिलने भी नहीं देगा। ये काम बहुत मुश्किल है, वो कहेगा यस सर, वो आपको काम को इंतहाई मुश्किल करके बताएगा। तो एनएलपी लिंग्विस्टिक्स जिसका पार्ट है वो बताता है कि लिंग्विस्टिक्स को किस तरह इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह के ख्यालात जन्म लेंगे, किस तरह के ख्यालात जन्म लेंगे तो किस तरह की फीलिंग्स जन्म लेंगी, किस तरह की फीलिंग्स जन्म लेंगी तो नताइज कैसे होंगे। तो अल्फाज से ख्यालात पैदा किए जाते हैं, ठीक है, उन ख्यालात से आपके अंदर स्टेट्स पैदा की जाती हैं, उन स्टेट से आगे रिजल्ट्स लिए जाते हैं और वो रिजल्ट्स आपकी अच्छी या बुरी जिंदगी की तरफ आपको लेकर जाते हैं। एग्जैक्टली और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो नाकामी की तरफ जाते हैं या कामयाबी की तरफ आपकी दौड़। देखिए हम मुसलसल ये कमांड्स दे रहे होते हैं, पाकिस्तान में ईमानदारी से कोई काम नहीं हो सकता और ये चल रहा होता है हमारे इर्द गिर्द हर चीज। फिर आप ईमानदारी कैसे काम करेंगे? पाकिस्तान में ना सिफारिश और तरक्की के बगैर काम नहीं होता। उसके बाद वो होना भी होगा तो आपका दिमाग आपके रास्ते में रुकावट डालेगा क्योंकि वो स्लेव है, आप मास्टर हैं, आपने कमांड दी कि सिफारिश के बगैर काम नहीं हो सकता, वो आपको झूठा नहीं पड़ने देगा, वो काम भी नहीं होने देगा आपका। लेकिन जो रियलिटी है डॉक्टर साहब वो तो वही रहेगी ना, फिर उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? रियलिटी तो हम बनाते हैं, रियलिटी तो हम बनाते हैं। लेमन था रियलिटी में? नहीं। अभी मैं रिसेंटली एक प्रोग्राम करवा के आया हूँ, अच्छा, मरी में 2 हफ्ते पहले मैंने लोगों को नंगे पैर आग पर चलवाया है कि 16 फुट की पिच थी, बर्निंग कोल्स थे, अच्छा, उनकी माइंड की कंडीशनिंग की हमने पहले, एनएलपी और हिप्नोसिस की टेक्निक से इस्तेमाल की। अच्छा। उसके बाद उसमें छोटे बच्चे भी थे, मैंने सबसे पहले अपने बेटे को चलवाया, वो 9 साल का बेटा है, स्टार्ट वहां से किया। अच्छा। 9 साल के बेटे से लेकर 60 साल के आदमी तक नंगे पैर सबको आग पर चलवाया। आग एक रियलिटी है, मगर मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूं उससे। एग्जैक्टली मैं उस पर अपने दिमाग के जरिए उस पर काबू पा सकता हूँ, उस फीलिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ। दिस इज पावर। और ये मोटिवेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है सारी। तो रियलिटी जो है आप उसे बदलेंगे तभी, अगर आप उसे तस्लीम करेंगे मैं बदल सकता हूँ। अच्छा। अब आपके दिमाग को सजेशंस गिर गया था, हम कुछ कर जो नहीं सकते, क्या करें, हम फंसे हुए हैं सिस्टम में। हम हमारे बस में कुछ नहीं है। जब आपने बेबसी का, नाउमीदी का, मायूसी का सिग्नल दे दिया तो आपकी जहनी सलाहियतें भी सलब हो गई और आपकी जिस्मानी सलाहियतें भी सलब हो गई। जब आपने कहा कि ये बुरा है, ठीक है, बट मुझे चेंज करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में भी मुझे लतीफे और कहानियां सुनाने का बहुत शौक है। एक आदमी हालात से बहुत तंग था, सही, और वो बार बार दुआ मांग रहा है, या अल्लाह तू हालात बदल दे, या अल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, या अल्लाह इकॉनमी बड़ी बुरी है, बीमारियां फैल रही है, या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, या अल्लाह तू कुछ कर, या अल्लाह
ये कर, या अल्लाह वो कर, बड़ी दुआएं मांगी, अच्छा। आखिरकार गैब से आवाज आ गई सही कि मैंने अपना काम कर दिया, तुझे भेज दिया है, अब तू अपना काम कर। तू अपना काम कर, एग्जैक्टली, ठीक है ना? हाँ। तो हमें अपना काम करना है, उसके लिए हमें ये जानना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं कायनात की कुव्वतों को तस्खीर कर सकता हूँ तो खुद को क्यों नहीं कर सकता? बेशक ऐसे ही है। हाँ जी। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हम अपने अल्फाज के जरिए दूसरे के जहन में जो ख्यालात पैदा करते हैं वो अच्छे नहीं होते। हमें पता ही नहीं कि हमारे ख्यालात किस तरह की फीलिंग्स पैदा कर सकते हैं। अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें और उनके नतीजे में पैदा होने वाली फीलिंग्स को पहले से जानते हों कि ये लफ्ज आगे जाकर ये असर पैदा करेगा, तो लोग तो दीवाने हो जाएंगे आपके। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। रिश्ते खराब क्यों होते हैं? इसे मेरी बात समझ नहीं आती। बात समझ क्यों नहीं आती? आप दोनों के जो मेंटल मैप्स हैं उनका फर्क है। उसके नजदीक रियलिटी कुछ और है, आपके नजदीक रियलिटी कुछ और है। अगर आप अपने आप को दूसरों के जूतों में डालकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि दरमियान में कॉमन पॉइंट भी है। उन कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर आप एक दूसरे की बात समझ सकते हैं और फिर मुत्तफिक का नतीजे पर पहुंच सकते हैं। बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, हम कहते हैं आपको बात मनवानी नहीं आ रही, प्रॉब्लम तो आपका है। हम कहते हैं बच्चा बात नहीं मानता। पहली बात यह कि क्या आपने ये समझा कि बच्चा बात समझता कैसे है? मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों के मेंटल मैप्स मुख्तलिफ हैं, उनकी मेंटल रियलिटीज मुख्तलिफ हैं, उनके रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम जिनके जरिए वो सोचते हैं वो मुख्तलिफ हैं, वो मुख्तलिफ हैं। आप अपने तरीके से समझाना चाहते हैं तो अगर आप अच्छे उस्ताद हैं, अच्छे बाप हैं, अच्छी माँ हैं तो आपको ये समझना होगा बच्चा बात कैसे समझता है। जब आप उसे फॉलो करेंगे तो ना उसमें कोई खौफ होगा, ना कोई फोबिया होगा, वो आपकी बात भी मानेगा, वो जिम्मेदार शहरी भी बनेगा, वो अच्छा मुसलमान भी बनेगा, आपका वफादार, ताबेदार, फरमाबरदार सभी कुछ होगा। क्यों? क्योंकि आपने अल्फाज का सही खेल चुनाव किया है। सही चुनाव किया आपने और उसके लेवल पर जाके आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ रहे कि हमने अपने लेवल पर रहना है लेकिन वो हमारी बात भी समझे। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं जिस तरह बात करते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ है, ये तो इनबिल्ट है, हम इसी तरह पैदा हुए हैं, हम अपनी आदत चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसके थ्रू वो भी चेंज हो सकती है? जी, इंसान के ऊपर ना मुख्तलिफ तरह की गोलियां हर वक्त फायर होती रहती हैं। हालात ऐसे हैं, बॉस ऐसा है, बेगम ऐसी है, इदारे ऐसे हैं मुख्तलिफ। उनमें से सबसे खतरनाक गोली ये है जिसे हम जेनेटिक थ्योरी बोलते हैं, जो आप कह रही हैं कि मुझे कुदरत ने ऐसा किया। जब हम हालात की बात करते हैं, हम हालात बदलने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने सारा कुछ जो है वो कुदरत पर डाल दिया कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो कामयाब होना चाहता हूँ, अल्लाह ताला नहीं कहता, नौजुबिल्लाह। अब हम ये कह रहे हैं। तो आपके अंदर जो एक सिंपल सा NLP का एक प्रीसपोजिशन है, व्हाट वन मैन कैन डू अदर पीपल कैन लर्न हाउ टू डू। एग्जैक्टली, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं ड्राइविंग करता हूं तो आप भी कर सकती हैं, आप कोई काम कर रही हैं तो मैं भी सीख सकता हूं। तो अगर आप चाहें तो अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं, अगर आप चाहें तो उनके नताइज को बदल सकते हैं, अपने अंदर के खौफ को बदल सकते हैं, हत्ता कि जो आप कहते हैं कि मेरे अंदर ये तब्दीली मौजूद है, उस तब्दीली को भी बदल सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं तो ये सारा कुछ अगर आप चाहते हैं तो ये सारा कुछ हो सकता है जो आप लोग चाहते हैं। आप किसी के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते, आपकी ज़ात है, आप अपनी ज़ात को किस तरह लेकर चलते हैं ये आप सोच सकते हैं। होती हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और जनाब NLP के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या है, कैसी थेरेपी है और इसके थ्रू किस तरह हम अपने ख्यालात को अलाइन कर सकते हैं, खुद को अलाइन करके अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम लाहौरी हैं और आज हम बात भी खाने पीने के हवाले से करेंगे क्योंकि लाहौरियों की पहचान होती है कि ख्वाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो ख्वाबों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और हमारे पाकिस्तान के ख्वाबे बहुत मशहूर हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनकी धूम मची हुई होती है और लोग पसंद करते हैं उनके खाने खाना। अच्छा जनाब, जिन लोगों को, एक तो वो लोग होते हैं जिनको खाना खाना पसंद होता है, अच्छा खाना पसंद होता है, और एक वो लोग होते हैं जिन्हें खाना बनाना पसंद होता है। वो बहुत अच्छा खाना, बहुत रिवायती और देसी खाने भी बनाते हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही खातून से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ
जनाब जिन्होंने अपनी हिम्मत से अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। सबसे पहले तो जनाब बापर्दा हैं वो, और किसी ने भी उनकी शक्ल नहीं देखी, उनका चेहरा नहीं देखा, कोई भी उनका नाम नहीं जानता, लेकिन क्या वो मज़े के खाने बनाती हैं। देसी हो, जितने भी रवायती हमारे खाने हो पाकिस्तान के, सारे खाने वो बना के हम जैसे लोगों को जिनको कुकिंग नहीं आती है उनको वो सिखाती हैं कि हम लोग भी घर बैठकर जनाब जो अच्छे एक्सपर्ट बन सके कुकिंग में। तो आज हम उनसे बात करेंगे। उनका यूट्यूब चैनल पे आप उनको शायद देखते भी होंगे, उनकी रेसिपीज़ आप लोग घर पर बनाते भी होंगे। विलेज हांडी रोटी उनका यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर वो हम सबको बनाना सिखाती हैं मज़े मज़े के खाने। और लेटेस्ट मैं तो कहूँगी जितने भी लेटेस्ट हमारे पास इक्विपमेंट्स आ जाते हैं या जो टूल्स आ जाते हैं खाने पीने के लिहाज से, देसी खाना बनाती है, रिवायती खाने बनाती हैं, बेकिंग भी करती हैं, और बग़ैर किसी लेटेस्ट टूल्स के। और ये सब कुछ मैं कहूँगी कि जब आपका जो शौक़ होता है, जो आपका पैशन होता है, जब वो आपके प्रोफेशन में तब्दील हो जाता है ना, तो फिर जनाब क्या ही बात है। तो एंटरप्रेन्योर भी मैं उनको कहूँगी, और यूट्यूब से इस वक्त वो पैसा कमा रही हैं, लोगों को खाना बनाना सिखा रही है, लेकिन वो यूट्यूब से महाना कह लें कि तकरीबन $1000 वो घर बैठे कमा रही है, उनको बाहर नहीं निकलना पड़ता है। तो हम लोग ये जो कहते हैं ना कि जनाब बाहर निकलेंगे, नौकरी करेंगे, तो तभी हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं या अपने घर वालों को उनकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप घर बैठकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज उसी बाहिम्मत खातून से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, जिनका नाम है हफ्सा जावेद। हफ्सा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हफ्सा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई, और आज बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलने वाला है हमें। बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं तो आपसे सीखने लगी हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे हफ्सा बताइए कि कैसे आपका ये जो सफ़र था कि आपने सोचा कि मैंने यूट्यूब का चैनल बनाना है, उस पर मैंने लोगों को सिखाना है, घर बैठे वो कुकिंग सीख सकते हैं, कैसे शुरू हुआ ये? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो दूसरी बात ये है कि ये सफ़र जो है ये कोई 20-25 साल पहले शुरू हुआ था मेरे एक शौक़ से। अच्छा। मुझे शौक़ था कि मैं जो है ना वो अपने इलाके में, अपने छोटे से गांव के इलाके में कुछ कर सकूं। अच्छा। तो आपको पता है छोटे जो इलाके होते हैं वहाँ इतनी सहूलियात मुहैया नहीं होती। तो मैंने छोटे पैमाने पे लड़कियों को सिखाना शुरू किया अपने इलाके के, और इसी जो है ना दौर मैंने तकरीबन सैकड़ों बच्चियों को सिखाया, और ये मेरा सफ़र 15 से 20 साल का था। इसी दौरान मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, और फिर 2020 में मैंने इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस शौक़ को अपनी इनकम का ज़रिया बनाऊं। उसमें मैंने 3-4 मतलब पॉइंट जहन में रख के सोचा। सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो था कि मैं अपने शोहर के शाना बिशाना चल के काम कर सकूं और उनकी मदद कर सकूं। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि मैं कोई मतलब ऐसा मेरे लिए प्लेटफॉर्म मिल जाए कि मैं पहले से आगे बढ़ूं। और तीसरा मेरा पॉइंट जो था वो ये था, जिस तरह मुझे मसाइल पेश आते थे जब मैं कुकिंग करती थी, कि ऐसी चीज़ें घर के जुगाड़ वगैरह लगा के मैं ऐसे तरीके से बनाऊं कि ज़रूरी नहीं है आप बड़े बड़े शहरों में रहते हो, आप बड़े बड़े होटल्स में जाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में, लेकिन आप घर बैठे कम चीज़ों से, कम वसाइल में रहते हुए आप चीज़ें बना सकें। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए फिर 2020 में मैंने विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी मदद की। और मेरा सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो ये भी थी, क्योंकि आपको पता है एक शादीशुदा औरत के लिए सबसे जो प्रेफरेंस वो देती है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। तो मुझे ये भी था कि ऐसा काम हो जिससे मेरे बच्चे भी इग्नोर ना हो, मेरा घर भी इग्नोर ना हो, मेरे बाकी मामला सारे डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाने का फैसला किया, ताकि चैनल के साथ जो है वो मैं टाइम अपनी मर्जी का सेट करके अपने बच्चों को भी टाइम दे सकती हूँ, और जो मेरा शौक़ है वो भी पूरा हो रहा है, और उसी के साथ साथ जो है मेरी इनकम भी मुझे आ रही है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ। तो अफजा, आप जैसे बहुत सी लड़कियों को आपने सिखाई है कुकिंग, जैसे आप बता रही हैं सैकड़ों लड़कियां हैं, तो आपने भी सीखी थी या घर पे देख देख के अम्मी को बनाते हुए या बाकी ख़वातीन को बनाते हुए आपको आ गई? इसका ये है कि मैंने पहले भी जो है ना वो अपने चैनल पे बताया हुआ है कि मैं अपने ननिहाल रहती थी।
तो वहीं से मेरी नानो जो है ना, मैंने उनसे पहले ये चीजें सीखी। ठीक है। और वो बहुत माहिर खातून थी, तो उन्हीं से मेरे अंदर कुकिंग और ये चीज़ों का शौक आया। उसके बाद फिर इस चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैंने अपनी अम्मी से और फिर मतलब खुद से ये चीज़ शौक में आ गई। और इस चीज़ को लेके मतलब मैं 24 घंटों में से कोई 18 घंटे मेरा फोकस जो होता है वो इस चीज़ पे होता है। अच्छा, क्या बात है। तो अभी आप क्या क्या बना लेती हैं, कौन कौन से डिशेस हैं जो बना लेती हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले तो मैं जो भी काम करती हूँ ना, अल्लाह से सच्चे दिल से मदद मांगती हूँ और फिर वो बस हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। तो मेरा जो है वो मेन चीज़ ये है कि मेरी मिठाइयाँ मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पसंद की जाती हैं। और इसके अलावा पिज़्ज़े, बर्गर, जो भी मतलब ये सारा कुछ भी लकड़ी के चूल्हे पे और विदाउट ओवन। और मैं यहाँ पे ना आपके चैनल के थ्रू ये मज़ेदार सी बात बताना चाहूँगी कि मैंने कभी ओवन में बेकिंग नहीं की। सच्ची में? मेरे कुछ व्यूवर्स का मुझे ये कमेंट आते हैं जब वो पिज्जे का या ब्रेड का या मतलब बर्गर और इन चीजों के ऊपर कलर देखते हैं ना बड़ा परफेक्ट किस्म का, तो वो कहते हैं कि शायद आपने कुछ फेक तो नहीं किया। तो मैंने कभी भी आज तक, और ना मैं इस चीज को लेके आई हूँ, मैंने कभी अपना लहजा नहीं बदला। मुझे पता है मैं गाँव की रहने वाली हूँ, मतलब मेरा लहजा जरूरत भी नहीं नेचुरल, है ना, खुद को बदलने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मैं अपने रिज़्क को हर चीज को हलाल करके खाना चाहती हूँ। मैंने कभी अपनी रेसिपीज में फेक कुछ नहीं दिखाया। अच्छी हो बुरी हो जैसी भी है वो बिल्कुल जो होता है वो होता है। और इन सारी चीजों के पीछे मुझे बहुत से एक्सपेरिमेंट करना पड़ते हैं। जब तक 100% परफेक्ट एक चीज नहीं हो जाती मैं कभी भी शेयर नहीं करती। और इसके पीछे बहुत सी मुश्किलात भी होती हैं। कभी मतलब ऐसे होता है कि कोई एक चीज गार की उठा के जुगाड़ लगा के पहले तो मैं सोचती हूँ कि इस चीज से मेरा ये मसला हल हो सकता है, ये मैं रेसिपी बना सकती हूँ। उसका एक्सपेरिमेंट करती हूँ, फ्लॉप हो गया, मैंने उस चीज को छोड़ना नहीं है। मैंने फिर अगले का सोचना है कि अगली चीज किस तरीके से बने, मतलब अगर ये फ्लॉप हो गया इसकी रीजन क्या और मैं इसको बेहतर कैसे अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी रेसिपी बनाई जो मतलब नहीं सही बनी, आपने सोचा मैं इसको दोबारा किसी और एंगल से बनाऊंगी? बहुत ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन वो ना मोतीचूर के लड्डू थे मेरे। अच्छा। और उनको आप यकीन नहीं करेंगे कि वो होता है एक जारा होता है वो हलवाई लोगों के पास, तो वो एक, अब घर में तो वो चीज नहीं होती। तो मैंने 5 मरतबा उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने घर की चीजों से किसी डिब्बे में सुराख करके, किसी मैंने जो है वो जो हम लोग घर में गंदम बनाने के लिए छानने के लिए छानना होता है उसके साथ, मतलब मैंने कोई 5 चीज़ों पे किया। उसके बाद वो कामयाब हुआ है शॉपर के साथ, और वो फिर मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की बना के बकायदा। अच्छा, तो ये सिर्फ आप जो है खाने बनाना सिखाती हैं या आप उनको सेल आउट भी करती हैं, डिलीवरी भी करती हैं? मुझे मेरे व्यूवर्स की तरफ से भी ये आई है। अच्छा, मतलब काफी आती है कि आप करें शुरू ना। तो मुझे मेरे फैमिली वाले भी कहते हैं, इर्द गिर्द के इलाके के जो लोग हैं जो जानते हैं मेरा काम देखते हैं वो कहते हैं। लेकिन फिर वही बात कि मेरी प्रेफरेंस जो है ना वो मेरे बच्चे और मेरी फैमिली है, जिन पे मैंने 2.5 साल से मैंने चैनल शुरू किया है। एक पल भी उनको मेरे से शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत साइड पे रख के इसको भी पूरा टाइम देती हूँ और अपनी फैमिली बच्चों को भी देती हूँ। तो मैं क्योंकि ज़्यादा बर्डन करके, तो एक तो इससे भी मेरा फोकस जो है वो खत्म होगा और दूसरा मेरे बच्चों पे मेरी फैमिली पे असर पड़ेगा। तो ज्यादा के लालच में मैं ये अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। हो सकता है कभी हो नेक्स्ट कभी आ जाए। अच्छा, अभी कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके यूट्यूब चैनल पे? मेरे माशाल्लाह 7 लाख जो है वो सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और ये भी एक बड़ी जो है ना कठिन टाइम था और फिर बहुत आसान। शुरू में पूरा 1 साल 2.5 साल टोटल मेरे चैनल को हुए और पूरा 1 साल मैं 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं ले सकी थी। अच्छा, इसकी क्या वजह लगती थी आपको? मुझे वजह जो है वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले ये होता था मेरे साथ कि सारा दिन जाहिर है धूप की गर्मी में अबाया करके चूल्हे के आगे वीडियो बनानी, अपने बच्चे अपना सारा कुछ साइड पे करके और फिर एंड पे 2 3 10 15 व्यूज, और बहुत दिल जो है ना वो होता था। लेकिन हिम्मत में फिर से अपने आप से बात करती थी कि नहीं, करनी है कोशिश, कभी ना कभी जरूर कामयाब होगी। और फिर उसमें मैं अपनी गलती जरूर ढूंढती थी। अच्छा। और ये मैं आज भी करती हूँ। अगर मेरा कोई तजर्बा नाकाम होता है
तो मैं उसको ये ज़रूर करती हूँ, उसको मैं उधर ही नहीं छोड़ देती बस ये नहीं हो रहा तो नहीं करना, नहीं, मैं देखती हूँ इसमें हुआ क्या था, इसमें मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या गलती हुई थी मुझसे, इसको मैं बेहतर करके लेके आऊँ। और फिर ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले से बेहतर काम लेके आऊँ, और पहले भी कर करके तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब आप डालती हैं, अपनी वीडियो डालती हैं, मतलब कितने आ जाते हैं व्यूज, कितने आ जाते हैं? माशाल्लाह अब तो अगर कोई बहुत अच्छी वीडियो जा रही हो तो माशाल्लाह लाखों में आ जाते हैं, और कम से कम भी हों तो माशाल्लाह 40-50 हज़ार डेली के ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन जो रेसिपीज़ माशाल्लाह जाती हैं ज़्यादा वायरल होके तो वो माशाल्लाह लाखों में हो जाते हैं। और मेरी जो माशाल्लाह एक मेरी लच्छा पराठा की रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो माशाल्लाह 9 मिलियन से क्रॉस कर चुकी है। क्या बात है जनाब, इसका भी हम रेसिपी पूछेंगे। लेकिन हाफसा मैं ये जानना चाहूँगी, जितने भी हम यूट्यूबर से बात करते हैं या उनको जानते हैं तो उन्होंने एक पूरी टीम रखी हुई होती है जो वीडियोस बनाती भी है उनकी, फिर उनको एडिटिंग भी करती है उसकी, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड भी करती है, फिर मोनेटाइजेशन भी कराई जाती है। तो ये सब कुछ किस तरह आपकी वीडियोस के साथ हो रहा है? आपने भी आपके साथ भी लोग मुंसलिक हैं या आप खुद ही कर रही होती हैं? मेरा असल में शुरू से लेके जो है ना, मेरे प्लान से लेके, हाँ जी, हम लोग सिर्फ 3 जो है ना वो टीम मेंबर हैं। अच्छा, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे शोहर। ओके, मेरा छोटा भाई जो है वो मेरे साथ मतलब एडिटिंग और मेरा कैमरामैन, ओके, और मेरे शोहर जो हैं वो हम दोनों की टीम का ये हिस्सा है कि वो सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं हमें। मैं कहती हूँ कि उनकी इजाजत के बगैर तो मैं भी नहीं आ सकती थी, लेकिन इसके बावजूद जो मेंटली वो हमें सपोर्ट करते हैं ना दोनों बहन भाइयों को। अगर कभी मैंने आपको बताया ना कि शुरू में ये सफर इतना आसान नहीं था, शुरू में जब इस तरह होता था तो वो कहते थे आप लोग कुछ मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, लगे रहो, कभी ना कभी जरूर इंशाल्लाह कामयाब होगे। और आज भी अगर कोई इस तरह का मतलब टाइम आ जाता है तो वो हमें मोटिवेट करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, आप लोग करो, आप लोग काम कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, इससे बेहतर की कोशिश करो। और मेरा जो भाई है उसका और मेरा ये मतलब था, तो हम लोगों ने जो भी चीज़ डिसाइड करनी होती है इकट्ठे करते हैं सारा इकट्ठे, मतलब उसके जहन में कोई चीज़ आ गई कि आज ये बना लो, मेरे जहन में आ गई ये बना लेनी चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए। इस तरह मतलब हम लोग बेसिकली ये 2 और 3 ही बस मिलकर काम कर बाकी चौथे का किसी का कोई अमल दखल नहीं है इसमें। तो आप जो हमारे देखने वाले हैं हाफजा, उनको क्या बताएंगी एक मंथ में, एक महीने में कितना इनकम आपकी आ जाती है यूट्यूब के थ्रू? मैं अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मल फैमिली से और इलाके से हमारा ताल्लुक है, तो हमारे लिए $1000 $1500 बहुत बड़ी इनकम होती है, और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक मैं जो है वो कमा लेती हूँ। ठीक है, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है। मतलब जिस तरह मैं पहले भी अपने इंट्रो में कहा है कि बहुत सी खवातीन ये कहती हैं कि हम घर बैठकर कुछ नहीं कर सकते, हमें बाहर निकलना पड़ेगा इनकम के लिए, अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। तो आप घर बैठकर भी कर सकते हैं, आप एक बहुत बड़ी मिसाल है उनके लिए। असल में मैं मतलब हो सकता है मेरी राय से किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैं समझती हूँ कि ये सारे बहाने होते हैं जो हम नहीं करना चाहते। अच्छा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मैंने अपनी गली की बच्चियों को इकट्ठा किया, मैंने अपने आहिस्ता आहिस्ता बात फैलती गई, इर्द गिर्द के इलाकों से आना शुरू हुए, इसी तरह मतलब हुआ, और फिर इसी चीज़ को लेके सोचा और आगे हुई कि मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है 2020 में, तब 1 महीना पहले मुझे पता चला था कि यूट्यूब क्या है। अच्छा। यूट्यूब है, क्योंकि मैं कोई सोशल मीडिया ये यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया आपका था या भाई का था? हम तीनों का था। अच्छा, मतलब जो है ना भाई और मेरे शोहर और मैं, हम तीनों का था कि, लेकिन मुझे नहीं पता था यूट्यूब क्या है। ये मुझे उन दोनों से पता चला, अपने शोहर और अपने भाई से, कि यूट्यूब पे आके आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो आप ऐसे कर सकती हो, या हम मिलके ऐसे हम काम कर लें। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप कोई मौका देखें, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपके अंदर लगन हो। मुझे 15 से 20 साल लग गए और फिर जाके अल्लाह ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करना हो। और फिर मैंने इन सारी चीज़ों में मैंने ये भी जहन में रखा कि मैंने ऐसा भी कुछ नहीं करना कि जो पिछली जो हमारे छोटे इलाकों की लड़कियां उनके लिए राह बांधना हो जाए, कि जो आगे निकल जाती है, फेम हासिल कर लेती है, वो तो मतलब पर्दा नहीं करती, या अपने जो हमारे मतलब है जो बनी हुई सोच है, हाँ, तो वो ना टूट जाए, और इन सारी चीज़ों को लेके मैं चलूँ।
नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ही प्राउड हैं हम आपके ऊपर कि आप ये चीज़ लेकर एक लेगेसी लेकर चल रही हैं, उसको आप डिस्टॉर्ट होने नहीं दे रही, ताकि जो पीछे आने वाली जनरेशन है या पीछे आने वाले जो लोग हैं जो छोटे गांव से ताल्लुक रखते हैं, उनकी भी हिम्मत बंदी रहे कि हम भी ये कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने पर्दा नहीं करना है तो हमें इस चीज़ में फेम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। पर्दा रहकर भी आप अपना नाम बना सकते हैं, जिस तरह हफ्सा ने अपना नाम बनाया है। अच्छा हफ्सा, अपना पसंदीदा आपकी जो डिश है या खाना कौन सा है? सबसे ज़्यादा घर पे किस चीज़ की फरमाइश होती है हफ्सा से? मुझे घर में जो है वो मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ होती है, लेकिन मेरा खुद का सारा ही फेवरेट है। लेकिन कोई एक डिश होती है ना, मतलब कि वो मज़े की लगती है या वो हर टाइम आप खा सकते हो? मुझे बिरयानी पसंद। अच्छा, बिरयानी पसंद है। कौन सी बिरयानी बनाती हैं आप? आलू वाली, आलू के बगैर वाली? नहीं, मैं सारी बनाती हूँ। अच्छा। चाहे वो नली बिरयानी हो, कोफ्ता बिरयानी हो, फिश बिरयानी हो, अच्छा चिकन बिरयानी हो, वाह जी वाह, मतलब किसी भी किस्म की बिरयानी हो। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा अपने आप इंग्रेडिएंट्स या स्पाइसेस या कोई ऐसा सीक्रेट आपका इंग्रेडिएंट होता है कि आप उसमें डालते हो, या वही जो हम लोग भी अपने घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही चीजें होती हैं? असल में ना सबके हाथ का एक अपना जायका होता है। हाँ जी। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं कुछ भी फेक नहीं करती, मतलब जो मैं इवन के मैं बर्तन वो यूज करती हूँ जो हम आप मतलब घर में करते हैं। मैं कभी भी जो है वो कोई भी फैंसी और इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ती। जो मैं मसाले घर में यूज़ करती हूँ वही मैं सिखाती हूँ, वही मैं बताती हूँ, और उन्हीं चीज़ों को लेके तो वो पूरी वो वीडियो बनाई जाती है। तो एक वीडियो को बनाने में कितना मैक्सिमम अब आपको टाइम लग जाता है? शुरू में तो टाइम लगता होगा, अब तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गई हैं तो अब आप जल्दी हो जाती होगी। नहीं, मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि जब हम जो है ना जितना आगे बढ़ जाते हैं ना वो हमारी जिम्मेदारियां उतनी बढ़ जाती हैं, अगर हम समझें तो। हाँ जी। अगर मतलब हम समझ ले बस फेम मिल गया बस बात खत्म होगी, नहीं, अगर आप इन चीज़ों को समझे तो लोगों की तवक्कुआत हमसे बढ़ जाती है और हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो ये कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। एक वीडियो के लिए हमें 5-6 घंटे चाहिए होते हैं। अच्छा। जो बनाने के लिए, लेकिन जो बाद में एडिटिंग वगैरह का काम है वो इसके अलावा है। इसके अलावा वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, जैसे बेकिंग में आप बेकिंग भी कर लेती हैं? आपकी बेटी बेकिंग करती है? नहीं, मेरी बेटी अभी 10 साल की है, बड़ी बेटी, और छोटी जो है वो 8 की है। मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, तो उनमें भी है शौक है मामा को देखकर खाना बनाने का, बेकिंग करने का? उनमें बहुत ज़्यादा, मतलब वो आने की इधर कोशिश करती हैं, और मेरा ये है भी इंशाल्लाह मैंने जो है वो उनको ज़रूर लेके आना है। मैंने खुद तो कोई कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ, मैंने तो खुद शौक से ही बस सारा कुछ सीखा है। तो उनके लिए इंशाल्लाह मेरा है कि मैं उनको तो बाकायदा इस साइड पर लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा हफ्सा, मैं खास तौर पर बेकिंग के बारे में जानना चाहूँगी कि अगर आपके पास मतलब माइक्रोवेव नहीं है, ओवन नहीं है, तो किस तरह क्या चीज़ें हैं जिनके साथ आप बेकिंग करती हैं? मैं बेकिंग करती हूँ चाहे वो कढ़ाई, पतीला, तसला कुछ भी हो जाए। उसके अलावा जो है वो मैं अपनी रेसिपीज़ में बताती रही हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ तक कर देती हूँ कि अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो ईंट का टुकड़ा ही आप रख लें। अच्छा। इससे भी मैंने बहुत सी रेसिपीज की हुई हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेके बस आपने ना थोड़ा सा किसी भी चीज़ को आप सीरियस लें और उसको समझने की कोशिश करें। बस टेम्परेचर हमने ओवन का देना है उसको। अच्छा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ओवन हो, वो बस इलेक्ट्रिसिटी से मिल जाता है। यहाँ हमने उसको आग से कर लेना है। तो वो जो पतीला या तसला या जिस भी चीज़ में मैं करती हूँ उसका मैं टेम्परेचर सेट रखती हूँ, और इसी वजह से मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा देर लगती है, क्योंकि मैं 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होती। मैंने उस टेम्परेचर को सेट करना होता है, ना मैंने उससे ज्यादा होने देना, ना मैंने उससे कम होने देना। ज्यादा हो तो मैंने उसको बुझाना है, कम हो तो मैंने उसको तेज करना है। और ये चीज करके जब आप करते हैं तो नीचे से चीज भी नहीं जलती और ऊपर कलर भी अच्छे तरीके से वो पक जाती है वो खाना, और वो बेकिंग अच्छी हो जाती है। क्या ही बात है जनाब। हफ्सा जावेद हमारे साथ मौजूद है। हफ्सा, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज के इस सेगमेंट में। और जनाब ये वो बाहिम्मत ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं घर पर रहकर, और जो ये मसला बताते हैं कि हम घर पर रह के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जनाब ऐसा नहीं है, आप घर पर रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मिसाल हमारे सामने थी। आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और उससे जुड़े तमाम तर मसाइल का जिक्र करते हैं। जनाब, बात करते हैं शहरियों के सबसे दरीना मसले की, वो है महंगाई का। क्योंकि मुल्क की मौशी सूरत हाल के पेश नज़र महंगाई को तो जैसे पर ही लग चुके हैं। मटन और बीफ को तो रहने ही दीजिए, अलबत्ता चिकन कुछ अरसे पहले तक मुतवस्सित यहाँ पर आम तबके की पहुंच में आता था, लेकिन अब गरीब आदमी के लिए चिकन तो दूर की बात जनाब, सब्जी के साथ 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है हम सब के लिए। शहरियों का कहना यह है कि फ्रूट तो अपने करीब तक आने नहीं देते हैं और इसीलिए ज़रा दूर से ही हम उनको देखकर दिल बहला लेते हैं, और गरीब जाए तो कहाँ जाए ये दुहाई दी जाती है। क्योंकि शहरी अक्सर ये शिकवा भी करते दिखाई देते हैं कि उन्हें सब्जी, फल, चिकन मार्केट रेट से इतना महंगा मिलता है, और रोजाना की बुनियाद पर जनाब जो सब्जियों के रेट हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो अगर हफ्ते में 1 दिन कीमतें बढ़ी हैं, 2 दिन कीमतें बढ़ी हैं, या महीने में 2-3 दिन कीमतें बढ़ी हैं, तो इंसान उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको सह सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जनाब रोजाना की बुनियाद पर महंगाई बढ़ रही है। रोजाना की बुनियाद पर जो कीमतें हैं अशिया खुर्दोनोश की, वो सब्जियां हो, वो फ्रूट हो, वो बाकी जो रोजमर्रा की जो हमारी अशिया की हैं, उनकी कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। ये मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया जा रहा महंगाई के हवाले से, इस पर हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब मौजूद हैं, और उनके साथ हमें टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ, उन पर भी बात करेंगे। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हैं जनाब शहजाद चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। शहजाद साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल करना चाहूंगी, महंगाई के हवाले से बताइएगा। शहजाद साहब, जिस तरह मैंने कहा कि चले हफ्ते में 1 दिन अगर कीमतें बढ़ती हैं, 2 दिन कीमतें बढ़ती हैं, तो हम सोच सकते हैं कि चले ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेते हैं। लेकिन रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं, अशिया खुर्दोनोश की, वो सब्जियां हो जाए, फ्रूट हो जाए, या बाकी चीजें हो जाए, क्या मैकेनिज्म है? मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं पर भी रुक नहीं रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। लेकिन ऐसा है कि डेली बेसिस पे ऑक्शंस होती हैं तमाम फ्रूट की भी और वेजिटेबल्स की भी। तो अगर 25 किस्म की सब्जियां हैं और 25 किस्म के फ्रूट्स हैं, उसमें डेली बेसिस पे कुछ 4-5 फ्रूट या 4-5 सब्जियों के रेट बढ़ते हैं, तो 15-20 के कम भी होते हैं। तो ये रेट डिटरमिन करने के लिए एक तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के स्पेशल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वो ऑक्शंस को आकर मॉनिटर करते हैं। मार्केट कमेटी का अमला होता है, वो बड़ा इसको केयरफुली नोट करके इसमें जो रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करके तो फिर इसका रेट निकाला जाता है। तो ये डेली फ्लक्चुएशन जरूर होती है, और ये डिमांड एंड सप्लाई, अगर अराइवल ज्यादा आ जाए तो रेट्स नीचे आ जाते हैं, अगर अराइवल कम हो तो थोड़ा रेट ऊपर चला जाता है। ये सारा रेट बेस करता है हमारे ऑक्शन पे। तो ऑक्शन को हम वाच करते हैं, हम दूसरे जिलों से, दूसरे सूबों से, इवन दूसरे मुल्कों से माल आता है। अभी महंगाई की वजह पिछले साल से हमारी जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं उसके रेट्स कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा हैं। वो सबको थोड़े पता है कि जो चीमा साहब बहुत ज्यादा है। ठीक है शहजाद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ये तो कहानी का एक रुख हमारे सामने आया है कि इंतजामिया क्या कहती है। अब कहानी का दूसरा रुख भी जान लेते हैं जनाब, के ग्रास रूट लेवल पर क्या चीजें चल रही हैं। जो फील्ड में जाके जो लोग हमें अपडेट कर रहे होते हैं, वो अपनी जो आंखों से सारा मंजर देख रहे होते हैं, वो बताएंगे हमें जाहिद आबिद साहब। जाहिद साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जाहिद साहब। रोजाना की बुनियाद पर मैं बीपर लेती हूँ, आपका भी अब्दुल कादिर भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, कि वो रोजाना की बुनियाद पर बताते हैं कौन कौन सी चीजें आज महंगी हुई है, और कभी भी मुझे कोई चीज सस्ती होते हुए नजर नहीं आती है, सुनने को नहीं मिलती है। आज कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है, सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, पहले तो चीमा साहब बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ। सुनने को बहुत अच्छी लगती है ये बातें कि बेहतर हो रहा है, हाँ, सिस्टम हाँ। सब हो रहा है। लेकिन जिस वक्त हम बाहर जाते हैं तो इसके बरक्स चीमा साहब साथ ही हैं, सुन रहे हैं आपकी बातें। बरक्स सूरत-ए-हाल नजर आती है। चीमा साहब अगर हमारी किसी भी टीम के साथ चले चलें अपनी शनाख्त के बगैर, हाँ जी, और किसी दुकान पे, लाहौर शहर की किसी गली मोहल्ले की दुकान पे रेट लिस्ट के मुताबिक अगर चीज़ फरोख्त हो रही हो तो यकीनन चीमा साहब ठीक कह रहे होंगे। ये सबसे बड़ा मसला है। अब इसमें मसला है क्या कि एक एतमाद का फुकदान है कि जब रेट लिस्ट बनती है, अगर दुकानदार को उस पर एक ऐसा मार्जिन मिल रहा हो जिसमें वो मुनासिब तौर पे अपना कारोबार चला रहा है। ये कहते हैं माल्टाउन में जो बाज़ार है वहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक मिलते हैं, तो रेट लिस्ट
वहाँ पर दुकानों के किराए कितने हैं, वहाँ पर जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, वहाँ पर जो सारी फैसिलिटी दी जाती है दुकानदार को, उसके बाद वो उस रेट पर बेचते हैं। अब कमर्शियली जब वही दुकानदार मार्केट में आके 25,000, 30,000, 40,000 की दुकान किराए पे लेके 2 बंदे रख के अपना कारोबार करेगा तो वो उसमें से मार्जिन निकालेगा। ये एक हकीकत है, मतलब इस पे आप सारा ब्लेम दुकानदार को भी नहीं कह सकते। जिस तरह चीमा साहब बता रहे थे, आपने भी सुना कि दुकानदार झूठ बोलते हैं कि मंडी से महंगी चीजें मिलती हैं तो हम किस तरह सस्ती बेच सकते हैं। तो क्या मिल रही होती हैं कि सस्ती मिल रही हैं चीजें? नहीं, सस्ती का मतलब इसमें हम ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से दुकानदार भी मुनाफा कमाते हैं। मतलब दुकानदार भी इतना सियाना है कि उसे पता है कि मैंने दुकान किस इलाके में लगाई है। ये मिडिल क्लास का इलाका है, ये अपर मिडिल क्लास का है, ये लोअर मिडिल क्लास का है। यानी एक सब्जी जो आपको डिफेंस कैंट या गुलबर्ग के इलाके में वो किसी और रेट पे मिलेगी, वही आप जोहर टाउन, इकबाल टाउन आ जाएंगे तो वो किसी और रेट में मिलेगी। और टाउनशिप, ग्रीन टाउन और इस्लामपुरा चले जाएंगे तो वहाँ कुछ और रेट होगा। तो ये एक दुकानदार की भी नफ्सियात है, वो भी इससे खेलता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो कह रहे हैं ना कि हमारे पास मजिस्ट्रेट थोड़े हैं, असल में मजिस्ट्रेट्स की बात नहीं है। जब तक ये फार्मूला इस तरह का नहीं बनाएंगे कि जिसमें दुकानदार उस रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ बेचकर अपना काम चला सके, तो ये काम नहीं चलेगा, चाहे हर दुकान पे एक मजिस्ट्रेट खड़ा कर दे, कोई फायदा ही नहीं होगा। चीमा साहब, आपने बात सुनी है जाहिद साहब की, ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं कि अगर उसके मुताबिक काम कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर चीजें हो सकती हैं, सेटल डाउन हो सकती हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी जाहिद साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बाहर दुकानों पे जाएं तो वो ओवरचार्ज जरूर करते हैं। लेकिन एक चीज देखें, हमारे जो माशरे में लोगों का जो सोच है वो करते क्या है कि अगर हम उनको 10% की बजाय 20% प्रॉफिट दे देंगे तो उन्होंने 50 पे चले जाना है, प्रॉफिट ओवरचार्ज करना है। अगर हम 50% प्रॉफिट दे देंगे उन्होंने 100% पे चले जाना है। यानी उन्होंने ये कसम खाई है कि हमने रेट लिस्ट से ऊपर बेचना ही बेचना है, डबल रेट करके हमने बेचना ही बेचना है। इसलिए अगर हम उसको एक बेंचमार्क के तौर पे एक जो मुनासिब मुनाफा है वो देते हैं तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ थोड़ा ओवरचार्ज करेंगे। अगर हम उसको वैसे ही क्वांटम में ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे तो वो ओवरचार्ज और ज्यादा करेंगे और सारे का सारा बोझ अवाम पे आएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, उनके जितने ओवरहेड कॉस्ट हैं, दुकानों के किराए हैं, वो जो थोड़ी चीजें बेचते हैं वो उनको वारा नहीं करता, वो उनके लिए मुनासिब नहीं है प्रॉफिट। लेकिन हम अगर वो जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतना और ज्यादा प्रॉफिटेरिंग बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमें जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने जो फार्मूला दिया है हम उसके मुताबिक बना रहे हैं। अगर इसमें कल को हमें वो कहें कि इसको थोड़ा और रैशनल करें, इसमें थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करें, तो हम उसके अकॉर्डिंगली भी कर लेंगे। सुनिए आप जी बिल्कुल, जो महंगाई की इस वक्त सूरत हाल है उसमें एक तो वर्ल्ड वाइड है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब एक पूरा इन्फ्लेशन जो इस वक्त रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस दफ़ा हमें सैलाब ने भी हिट किया है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो सब्जी है उस फसल सबसे ज़्यादा मुतासर होती है। लेकिन एक तो हो ना कि मुझे ये नज़र आ रहा हो कि ये सैलाब की वजह से हो गया इसलिए मैं बर्दाश्त कर लूँ। ये तो हमारा 25 साल तो मुझे हो गए कि हर साल हर महीने कोई ना कोई 12 महीने में 12 बहाने मौजूद होते हैं कि वो जी सर्दी ज्यादा पड़ गई है जी फसल खराब हो गई, वो जी गर्मी ज्यादा पड़ गई है फसल खराब हो गई, बारिश ज्यादा हो गई, बारिश नहीं हुई। असल में मसला ये है लोगों का, मतलब लोग जो इसे कबूल नहीं कर रहे हैं ज़हनी तौर पे कि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया के साथ चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि या तो पहले हमें कोई बहुत रिलीफ मिल रहा था कि कोई ना कोई बहाना मौजूद होता है, लेकिन इस दफा मसला ये है कि पहले चीज कोई एक आध महंगी होती थी। मतलब हम सब्जी मार्केट में जाते थे तो कोई एक फेज होता था कि उसमें टमाटर महंगा हो रहा है, बाकी चीजें अपने 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही हैं। कभी प्याज महंगा हो रहा है, बाकी चीजें उसी रेट पे अपने चीज चल रही हैं। लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें आपको अगर 100 चीजें हैं तो 100 में से 90 जो हैं वो लोगों की जेब उन पे भारी पड़ रही है, लोग उसकी खरीदारी नहीं कर पा रहे। मतलब आज का जो सरकारी रेट है, सिर्फ सरकारी की बात कर रहा हूं मैं, उस पे जो दुकानदार बेच रहा है जिस पे वो एक अलग बात है। प्याज 130 रुपए किलो, टमाटर 210 रुपए किलो। मतलब ये देखें ये रेट अगर ये चीमा साहब इस पे अमल दरामद भी करवा ले तो टमाटर 210 रुपए से नीचे ये फरोख्त नहीं करवा सकते। अगर बहुत अच्छी गवर्नेंस बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन भी कायम कर लें तो असल मसला पीछे से सप्लाई लाइन का है। हम उस पर तवज्जो नहीं देते कि सप्लाई लाइन कैसे बेहतर करनी है। ये जो महकमा ज़राअत तोसी वाले बैठे हैं, रिसर्च वाले बैठे हैं, ये क्या आज तक इन्होंने कोई ऐसी रिसर्च दी है कि हम जो टमाटर हमारा जो किसान उगा रहा है
वो वही उगाएगा जो उसने 20 साल पहले एवरेज ले रहा था, वही आज लेनी है उसने। मतलब पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ टनों के हिसाब से 1 एकड़ से ले रही है इस वक्त सब्जियां और फल, और हम वही अभी तक मनों और किलो के हिसाब से लेके आप खुश होते हैं कि जी हमने इतनी पैदावार कर ली है। असल में जब तक हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होगी ज़राअत की, ये मार्केट कमेटी जो मर्जी कर ले, मजिस्ट्रेट जो मर्जी कर ले, जब तक सप्लाई लाइन हम जितना मर्जी बोल लें आज, हाँ हम जितना मर्जी बोल लें, आज 4 ट्रक 8 ट्रक प्याज के ज्यादा मार्केट में आ जाए, रेट इसका नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है। आप मजिस्ट्रेट चाहे हर दुकान पे खड़ा कर दें, वो कुछ नहीं कर सकेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि इस पे कोई वो दूसरी राय नहीं है। इसलिए जो असल काम है वो मैं ज़राअत को तरक्की देने का है, अपनी सप्लाई लाइन बेहतर करने का, पैदावार बढ़ाने का है। जब तक उस पर तवज्जो नहीं देंगे, लोग भी रोते रहेंगे, इंतजामिया भी दर्द सर बनी रहेगी इनके लिए कि ये काम सस्ता हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये चीज चलती है। ये जो आपने बात की जाहिद साहब, सप्लाई लाइन बेहतर करने की बात की है, ये चीमा साहब से ही जान लेते हैं कि किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है। क्या इन्होंने किसी चीज के ऊपर इसको गौर फिक्र किया है कि ठीक किया जा सकता है कि नहीं ठीक किया जा सकता? चीमा साहब बताइएगा सप्लाई लाइन के हवाले से। हाँ जी, जो जाहिद साहब ने बात की है ना, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत अच्छा जरूरत है। इसमें मजीद रिसर्च हो, जो जैसे दूसरे मुल्कों में टनल टेक्नोलॉजी है, बगैर जमीन के वो ड्रिप टेक्नोलॉजी से भी ले लेते हैं चीजें सारी, और ये टमाटर वगैरह ये चीजें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पैदा हो सकती हैं। एक तो इसके बहुत अच्छा जरूरत है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ रिसर्च विंग्स हैं, उनको चाहिए कि इसमें करें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा जो कह रहे हैं कि ये इस चीजें अगर सप्लाई लाइन बेहतर होगी तो सस्ती होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी इशू ये है कि हमारी जो इनपुट्स हैं, जैसे डीजल महंगा है, खाद महंगी है, बीज महंगा है, ये सारी चीजें जिम्मेदार बेचारा छोड़ता जा रहा है, जिम्मेदारी को छोड़ता जा रहा है, क्योंकि अगर वो कोई चीज ज्यादा ले आता है तो उसको उसकी सिक्योरिटी नहीं है। अभी अगले दिन मेरे पास एक बंदे का फोन आया कि जी मैंने वो पालक बेची है, 150 रुपए मन बिकी है मेरी पालक, तो मेरा तो रक्षे का किराया भी पूरा नहीं हुआ। वो पढ़ा लिखा बंदा, तो कहता मैं तो ये काम छोड़ रहा हूँ। तो एक तो हमारे पास ये सिक्योरिटी नहीं है कि किसान को उसकी लागत पूरी मिलती भी है कि नहीं मिलती, जो लोकली हम चीजें उगाते हैं। एक तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो कि उसको सिक्योरिटी हो कि उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है कम से कम वो उसको मिले, जैसे इंडिया में भी है कि एक वो प्रोडक्शन कास्ट का वो बेंचमार्क कर देते हैं कि यहाँ तक जो जितनी भी होगी इसको कम से कम मिलेगी या गवर्नमेंट परचेज कर देगी। दूसरा, इनपुट्स को थोड़ा सस्ता करें, खाद को, बिजली को और उसका जो डीजल है, ये चीजें उसको बीज सस्ता मिले, तो ये चीजें भी सस्ती होंगी। तो अभी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंसमेंट की है कुछ इसमें, तो आई होप कि ये चीजें बेहतर हों, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग आए इसमें। ज़राअत में जो छोड़ते जा रहे हैं तो फिर चीजें प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो अल्टीमेटली हमारे रेट्स भी फिर नीचे ही आएंगे, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, सप्लाई जो लाइन वो बेहतर होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तभी ये चीजें जो है बेहतर हो सकती हैं और महंगाई की जो शरह है वो कम हो सकती है। शहजाद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब आपके पास हाल क्या है? मतलब वो तो चले गए हैं ये बोल के कि अच्छा आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगी चीजें, प्रोडक्शन लाइन बेहतर होगी तो महंगाई की शरह नीचे आ जाएगी, लेकिन ये तारीखी बुलंद तरीन सतह चल रही है, शरह चल रही है महंगाई की, मतलब इतनी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आजकल अब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा अवाम को। अच्छा। ये जो आइंदा चंद दिन है, तकरीबन 1 महीना कह सकते हैं, या मौसमी सब्जियां जिसमें मूली, गाजर, पालक, साग ये आना शुरू हो गई हैं। अब गोभी थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, आलू थोड़ा सस्ता हो जाएगा, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। मतलब इसके बाद दोबारा जिससे शदीद सर्दी पड़ेगी दिसंबर के एंड से, फिर वो चीजें महंगी जिसे हम कहते हैं कोहरा पड़ रहा है, हाँ। तो फिर वो सब्जियां महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें हमें टोटली पॉलिसी का फुकदान नजर आता है कि किस मौसम में एक अच्छी बात की है चीमा साहब ने कि एक कम से कम बेस प्राइस हमें मुकर्रर करनी होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग कई दफ़ा 5 रुपए आलू किलो बेचने पे मजबूर होते हैं, तो कई जो आउट ऑफ सीजन लगाते हैं आलू वो 150 रुपया बेचते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ज्यादती होती है काश्तकार के साथ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं या आप नहीं कर सकते, ये दुकानदार ने तयन नहीं करना, ये हुकूमत ने ही इसे तयन करना है। स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी। मतलब स्टोर क्यों नहीं होती हमारे यहाँ चीजें? आलू एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आप 6 महीने में स्टोर कर सकते हैं, प्याज स्टोर कर सकते हैं, लहसुन अदरक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वो जिस वक्त आते हैं फसल आती है तो वो
गलियों में आवाजें यही तो बात है जाहिद साहब, हम सबको पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह के इकदाम उठा के इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है, इवन के इंतजामिया को भी पता है, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अल्लाह जाने कि क्या चीज है जो रोक रही है इन सबको। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। महंगाई की सूरत हाल के हवाले से जनाब हम बात करें तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि हालात जो है वो बेहतर हो जाएं। तो मुझे आप इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।